एवरीवन, वेलकम बैक टू पर्ले 11th। तो यहाँ पे हम अपना करने वाले हैं आज आयनिक इक्विलिब्रियम। इससे पहले केमिकल इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर आपको पूरा मिल गया है। इस चैप्टर को इस शॉर्ट वीडियो को देखने से पहले प्लीज़ केमिकल इक्विलिब्रियम को कर लेना, क्योंकि अगर आपको केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं आता तो आयनिक इक्विलिब्रियम ऊपर से जाएगा आपका, ठीक है। तो और वो मैं बिल्कुल आपका चाहती नहीं कि आपको आयनिक इक्विलिब्रियम, अगर आप एक वीडियो पे 40 मिनट्स लगा रहे हो, 50 मिनट्स लगा रहे हो या 1 घंटा भी लगा रहे हो एक वीडियो पे और आपको बेसिक पोर्शन की वजह से वो चीज़ें समझ नहीं आ रही है, तो आपके वो 40-50 मिनट्स भी वेस्ट जाएंगे, ठीक है। आई जस्ट डोंट वांट योर सिंगल सेकेंड टू बी वेस्टेड, ठीक है। तो मेक श्योर आयनिक इक्विलिब्रियम से पहले केमिकल इक्विलिब्रियम को ज़रूर कर ले, ठीक है। वो आपका बेस है। अगर आपको फाउंडेशन नहीं आता होगा तो आपको इस चैप्टर में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, उसको प्लीज़ कर लेना। उसके बाद आयनिक इक्विलिब्रियम आपको बहुत ईजीली आपको समझ आने वाला है, ठीक है। तो लेट्स बिगिन विद योर आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें तो आज की क्लास में सबसे पहले उसका बेसिक इंट्रोडक्शन हम देखने वाले हैं। डिफरेंट तरीके के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, उस बेसिस पे कैटेगराइजेशन करेंगे। फिर वाटर की सेल्फ आयनाइजेशन को पढ़ने वाले हैं। एसिड बेस थ्योरी के हिसाब से एसिडिक समझेंगे कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं। के डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड समझेंगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अ बेस समझेंगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड एंड बेस एंड आपका KW के बीच में क्या करने वाले हैं, एक रिलेशनशिप पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। उसके बाद एक सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वाला टॉपिक है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP है और बफर एक्शन हमें पढ़ना है, एसिड बफर एंड बेसिक बफर हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो इस चैप्टर के अंदर ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। सो लेट्स बिगिन विद योर आयनिक इक्विलिब्रियम। बेसिक इंट्रोडक्शन हम कर रहे हैं। अभी हमने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा था और उसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन लिखी थी सच एज H2 + I2। ये इक्विलिब्रियम पे एग्जिस्ट करते हैं और 2HI का फॉर्मेशन करते हैं। ऐसे ही आपने और भी केमिकल रिएक्शंस देखी थी, N2 + 3H2, और ये भी एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन होती है टू फॉर्म 2NH3। यही हमने पढ़ा था, है ना, 2NH3। तो इक्विलिब्रियम रिएक्शंस का मतलब क्या होता है, जो रिएक्शंस रिवर्सिबल होती है, कंप्लीट फॉर्मेशन नहीं होता। रिवर्सिबल का मतलब अगर ये दोनों से ये मिल रहा है तो वापस ये इसमें डिसोसिएट हो सकता है। ऐसे अगर ये दोनों मिलके ये बना रहे हैं तो ये वापस इसमें डिसोसिएट हो सकता है। ये 2 वे प्रोसेस है। बाय डायरेक्शनल रिएक्शन में हम इक्विलिब्रियम की स्टडी करते थे। तो जब आप पूरी केमिकल इक्वेशन को पढ़ते हैं तो उसमें हम केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। तो जब आप केमिकल इक्वेशंस को पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट आता है। When we come to the concept of ionic equilibrium, तो अगर ऐसा ही इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है बिटवीन द आयंस, देन वी से कि वो आयनिक इक्विलिब्रियम है। अगर आपका इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है आयंस के बीच में तो वो किस में आता है, आयनिक इक्विलिब्रियम में आता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड जो है, ठीक है, ये आयंस में डिसोसिएट होता है। जब पानी में डालोगे तो एक आयन में डिसोसिएट होगा। ये एक वीक एसिड है, कंप्लीट डिसोसिएशन इसमें नहीं होता है। तो क्या बनाएगा, CH3CO- आयन बनाएगा और H पॉजिटिव आयन बनाएगा। तो आयन और आयंस के बीच में भी इक्विलिब्रियम हो सकता है, या फिर मॉलिक्यूल और आयंस के बीच में भी इक्विलिब्रियम हो सकता है। समझ आ रही है बात। तो मॉलिक्यूल और यहाँ पे आयंस के बीच में इक्विलिब्रियम है, हो सकता है यहाँ पे आयंस और फिर वहाँ पे आपका कोई मॉलिक्यूल कंपाउंड बन रहा है उसके बीच में इक्विलिब्रियम हो, या फिर आयन और आयन के बीच में ही इक्विलिब्रियम अगर एग्जिस्ट करेगा तो उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम क्या बोलने वाले हैं, आपका आयनिक इक्विलिब्रियम बोलने वाले हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम में या तो रिएक्टेंट में या फिर प्रोडक्ट में या फिर दोनों में ही क्या होने चाहिए, आयंस होने चाहिए और वो इक्विलिब्रियम पे होने चाहिए, मतलब वो रिवर्सिबल रिएक्शन शो करनी चाहिए। तो वो आपका आयनिक इक्विलिब्रियम का टॉपिक जाता है। क्लियर हुआ। तो सिंपल सी चीज़ है, जहाँ पे आपकी केमिकल रिएक्शन में, रिवर्सिबल रिएक्शंस में आयंस इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो आयनिक इक्विलिब्रियम बन जाता है। इक्विलिब्रियम का मतलब हमने समझा था, इक्विलिब्रियम वो स्टेट होती है जहाँ पे जाके फर्दर कॉन्सेंट्रेशन में चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे, कांस्टेंट वैल्यू आपको मिल रही है। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशंस भी कांस्टेंट हो गई और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशंस भी कांस्टेंट हो गई। विद टाइम हमने देखा था इनिशियली रिएक्टेंट होता है, विद टाइम रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन खत्म होती है और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बनती है। प्रोडक्ट बनता है तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती है। बट एक टाइम आएगा जहाँ पे आपकी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज नहीं हो रही है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज नहीं हो रही।
इसका मतलब ये नहीं है कि रिएक्शन स्टॉप हो गई, रिएक्शंस अभी भी चल रही है, बट वो एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम मतलब जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं, प्रोडक्ट उतने ही रिएक्टेंट्स में चेंज हो रहे हैं, ये साइकिल आपका चलता जा रहा है, बट वो चेंजेस आपको नहीं दिख रहे हैं, तो वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में जाते हैं। और हम क्या बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशंस कांस्टेंट हो गई है, इसका मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट जितना हो रहा है उतना ही प्रोडक्ट उसी मोमेंट में रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, तो इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। ठीक है, तो जहाँ पे आयंस इन्वॉल्व हो जाते हैं वो आयनिक इक्विलिब्रियम में हम पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए बेसिक आपकी चीज़ें तो हो गई है। अब क्वेश्चन इज कि आयनिक इक्विलिब्रियम कौन शो करते हैं? तो इलेक्ट्रोलाइट्स जो है आपको पता है, हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स ही आयंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं, और आयनिक इक्विलिब्रियम आयंस होना ज़रूरी है। अब इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे दो तरीके के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। जब हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, तो उनके अंदर कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाता है, वो रिवर्सिबल रिएक्शंस नहीं दिखाते। बट एक वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है एक रिवर्सिबल रिएक्शन दिखाता है। एंड सिंस जो इक्विलिब्रियम है हम रिवर्सिबल रिएक्शंस के ऊपर स्टडी करते हैं, तो हमें क्या बोलना होता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में हम क्या पढ़ते हैं, आपका आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं। ठीक है, सो इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो क्या होते हैं, पहले हम उनको समझेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स की टाइप को भी समझेंगे, बट उससे पहले दो टर्मिनोलॉजीज और हमें समझना है। आपके इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं। जो इलेक्ट्रोलाइट्स आपके होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स आयंस प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आपको वाटर में डिजोल्व करोगे तो आयंस प्रोड्यूस करेंगे। नमक को पानी में डाल दो तो सॉल्यूशन कंडक्टिंग होता है, वो करंट मार सकता है आपको। सॉल्टी वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, हम यही बोलते हैं। क्यों कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करते हैं? क्योंकि NaCl को जब आप अपने पानी में डाला तो Na पॉजिटिव और Cl- आयंस फर्निश हुए। ऐसे ही HCl को पानी में डालोगे तो H पॉजिटिव और Cl- आयंस फर्निश होंगे। ऐसे ही H2SO4 को डालोगे तो 2H पॉजिटिव और SO4 2- फर्निश होंगे। KOH है, NaOH है, ये सारे क्या करते हैं, आयनाइज करते हैं पानी में जाके। तो जो इलेक्ट्रोलाइट, जो सॉल्ट्स आपके क्या कर दे, जो सब्सटेंस पानी में जाके आयंस को फर्निश कर देते हैं, वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, और ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। अब चीनी वाला जो पानी है वो कभी भी आपको करंट नहीं मारेगा, बट नमक वाला पानी करंट मारता है। तो नमक वाला पानी करंट मारते तो नमक क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट बन जाएगा। चीनी जो है कभी भी उसका सॉल्यूशन आप करंट डाल के देख लेना, वो करंट पास नहीं करेगा, इलेक्ट्रिसिटी उसमें से फ्लो नहीं करेगी। ठीक है, तो चीनी क्या है, एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। शुगर जो है वो एक नॉन कंडक्टिंग सॉल्यूशन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और ऐसे सब्सटेंसेस जो कभी भी कंडक्ट नहीं करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, उनको क्या बोलते हैं, उनको हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे शुगर हो गया, यूरिया हो गया, ये आप ट्राई भी कर सकते हो घर में। ठीक है, बट आराम से सोच समझ के करना, ऐसे नहीं है कि झटका ही खा जाओ। ठीक है, चलिए, तो अपने को किससे मतलब है, आयनिक इक्विलिब्रियम है, आयन से मतलब है। तो जो चीज़ें आयंस प्रोड्यूस नहीं करी तो इनको तो नहीं पढ़ेंगे हम, जो चीज़ें आयंस प्रोड्यूस करे उनको पढ़ना है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ना है। अब इलेक्ट्रोलाइट्स मैंने आपको वैसे ही बता दिया कि दो तरीके के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कंप्लीटली आयनाइज कर जाते हैं, है ना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं एक कैटेगरी, और दूसरी कैटेगरी जो होती है आपकी वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी होती है। ओके, ठीक है, आयनिक तो हमें समझ आ गया कि इलेक्ट्रोलाइट्स कंडक्ट करते हैं। ठीक है, ओके, तो बात करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की, जैसे NaCl इन वाटर। NaCl इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इसको जब आप पानी में डालोगे तो ये 100% डिसोसिएट कर जाएगा, और ये जो रिएक्शन है वो इरिवर्सिबल रिएक्शन है। आप इसमें सिंगल साइड पे एरो दिखाओगे, वन डायरेक्शनल एरो दिखाओगे, तो ये किस में कन्वर्ट कर जाएगा, Na पॉजिटिव और Cl- में। जब आपने पानी में नमक नहीं डाला था, है ना, तो हम बोल सकते हैं लेट अस से कि आपने एक इनिशियल सॉल्यूशन बनाया जहाँ पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन C थी। ठीक है, अब इसमें से C अल्फा हमारा माइनस होता है ना, तो यहाँ पे, या फिर आप इसको बोल सकते हो कि लेट अस से कि 1 मोल इसका हमने लिया, लेट अस डील विद मोल्स। अब कुछ समय बाद T टाइम पे अगर हम बोलेंगे, कुछ समय बाद आप देखोगे पूरा डिसोसिएट हो गया। अब ये 1 मोल डिसोसिएट हुआ तो ये 1 मोल बनेगा और ये 1 मोल बनेगा। तो कुछ समय बाद आपने देखा कि NaCl तो प्रेजेंट है ही नहीं सॉल्यूशन में, सिर्फ Na और Na पॉजिटिव और Cl- आयंस है। जब आपका ये जो कंपाउंड है 100% डिसोसिएट हो जाए, बचे ही ना, तो वो क्या होगा, कंप्लीट डिसोसिएशन प्रोसेस होगा, और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है कंप्लीट डिसोसिएशन बनाते हैं।
कभी भी वापस Na पॉजिटिव और Cl माइनस कंबाइन करके नमक नहीं बनाएंगे, हमेशा आयनिक फॉर्म में रहेंगे। तो ऐसे कंपाउंड्स जहाँ पे 100% डिसोसिएशन होता है उनको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। वेराज वीक इलेक्ट्रोलाइट की अगर हम बात करें तो वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे एसिटिक एसिड का मैंने आपको एग्जांपल लिया था। अब एसिटिक एसिड में आपने रिएक्शन को 1 मोल से ही स्टार्ट करा, बट T इक्वल्स टू 0 टाइम पे तो 1 मोल से स्टार्ट करा और T इक्वल्स टू T कितना भी आप ले लो। सो यहाँ पे लेटेस्ट है कि 0.5 मोल्स कुछ समय बाद बच गए, 1 में से 0.5 मोल्स बच गए। तो ये रिएक्शन किस में रहेगी, इक्विलिब्रियम में रहेगी, CH3CO माइनस और H पॉजिटिव का फॉर्मेशन होगा। इनिशियली ये प्रेजेंट नहीं थे, अब 1 में से 0.5 मोल्स इसके बच गए, तो इसका मतलब 0.5 मोल्स ने ही तो डिसोसिएट करा होगा। एक में से 0.5 बचा हुआ है तो 0.5 में डिसोसिएट करा होगा। अब एक में से 0.5 ने डिसोसिएट करा होगा तो ये 0.5 बनेगा और ये भी 0.5 बनेगा। तो T इक्वल्स टू T टाइम पे जब आपके प्रोडक्ट के साथ रिएक्टेंट भी प्रेजेंट होता है तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ पे रिएक्टेंट भी है और प्रोडक्ट भी है, और इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शंस है आपकी, ये आपकी रिवर्सिबल रिएक्शंस है। और इन्हीं रिवर्सिबल रिएक्शन पे आप आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ोगे। इस पे आयनिक इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ सकते, लेकिन इन्हीं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर आप आयनिक इक्विलिब्रियम की स्टडी करते हैं। ठीक है, तो आयनिक इक्विलिब्रियम किस पे पढ़ा जाता है, आयंस जहाँ पे चाहिए होते हैं वहाँ पे पढ़ा जाता है, आयंस इलेक्ट्रोलाइट से मिलते हैं। और इक्विलिब्रियम एक रिवर्सिबल रिएक्शन मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए पढ़ा जाता है। तो आयनिक इक्विलिब्रियम किसके लिए पढ़ा जाएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए पढ़ा जाएगा। अब जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो एसिड भी हो सकते हैं, बेस भी हो सकते हैं, और वो सॉल्ट के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। तो आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो है फर्दर हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड योर सॉल्ट्स। ठीक है, तो एक बात, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं इसमें आप एग्जाम्पल HCl का ले सकते हैं, ठीक है, H2SO4 का ले सकते हैं। ये सारे आपके क्या हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। ये 100% डिसोसिएट होना चाहेंगे। HCl को पानी में डालोगे तो 100% डिसोसिएट होकर H पॉजिटिव और Cl माइनस आयंस को फर्निश करेगा, इरिवर्सिबल रिएक्शन है। स्ट्रॉन्ग बेस में आप NaOH दे दो, जो H पॉजिटिव देता है वो एसिड है, तो ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में जाएगा, है ना। NaOH की बात करें तो आपका NaOH भी क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, क्योंकि इसको जब पानी में डालेंगे तो ये क्या देगा, Na पॉजिटिव आयंस एंड OH माइनस आयंस देगा। जो OH माइनस आयंस देता है वो क्या करता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस का काम करता है। बट व्हेन वी कम टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में स्ट्रॉन्ग सॉल्ट क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट्स वो होते हैं जहाँ पे आपका कॉम्बिनेशन होता है। हमें पता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हम क्या बोलते हैं, एसिड प्लस बेस गिव्स यू सॉल्ट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, अगर वाटर आपने लिया है तो सॉल्वेंट आपका वाटर होगा, कुछ और लिया होता हो तो सॉल्वेंट आपका कुछ और ही होता। तो अपने को मतलब क्या है, सॉल्ट से। तो एसिड और बेस जब कंबाइन करते हैं तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। बट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाला सॉल्ट कौन सा होगा, अगर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉम्बिनेशन होता है स्ट्रॉन्ग बेस से तो आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डेफिनेटली मिलेगा। बट अगर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ भी कंबाइन करेगा तो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिलेगा। लेकिन अगर आपका वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कंबाइन करेगा तो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाला सॉल्ट ही मिलेगा। तो इन तीनों से आपको क्या मिलता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाले सॉल्ट मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल NaOH और HCl की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करोगे तो Na पॉजिटिव और Cl माइनस और ये वाटर निकल जाएगा। तो NaCl क्या है, NaCl कैसे बना, आपका स्ट्रॉन्ग एसिड हमने लिया HCl, स्ट्रॉन्ग बेस हमने लिया NaOH, जब इनको कंबाइन करवाया तो आपका क्या बन जाएगा, NaCl सॉल्ट बनेगा और वाटर रिलीज हो जाएगा। तो NaCl किससे बन के आया, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की कॉम्बिनेशन से बन के आया। ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ऐसे ही स्ट्रॉन्ग एसिड में आप HCl ले लो, वीक बेस में आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लो, है ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस। तो अमोनियम Cl माइनस के साथ कंबाइन करेगा, H पॉजिटिव OH माइनस के साथ निकल के वाटर का फॉर्मेशन बन जाएगा। तो अमोनियम क्लोराइड जो बन के आया, दिस इज ऑल्सो अ सॉल्ट, ठीक है, ये भी आपका क्या है, सॉल्ट है। बट क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग सॉल्ट होने वाला है। कंप्लीट डिसोसिएशन आप दिखाओगे। वीक एसिड में आप एसिटिक एसिड ले लीजिए, स्ट्रॉन्ग बेस में आप NaOH ले लीजिए, तो यहाँ से मिलके आता है सोडियम एसीटेट CH3CO माइनस Na पॉजिटिव, यहाँ पे आपको मिलता है। तो ये भी क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, ये भी क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है। इन सब में आप क्या दिखाओगे, कंप्लीट डिसोसिएशन लगाओगे। कहने का मतलब ये है कि अमोनियम क्लोराइड में अगर आपने पानी डालना है तो आप इसे इरिवर्सिबल रिएक्शन दिखाओगे, वन डायरेक्शन में आप बोलोगे कि भाई ये तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपका बना, अमोनियम और Cl माइनस में डिसोसिएट हो गया। क्लियर है।
तो ये चीज़ आपको देखनी है। अब बात करते हैं कि वीक सॉल्ट कैसे बनता है। तो वीक सॉल्ट आपका बनता है आपके वीक एसिड और वीक बेस का जब कॉम्बिनेशन होता है तो वहाँ से आपको क्या मिलता है, आपको सॉल्ट मिलता है जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है। समझ आ रही है बात। तो वीक एसिड्स में आप एसिटिक एसिड ले सकते हैं, है ना, और फिनॉल ले सकते हैं, वीक एसिड होता है आपका। अल्कोहल्स ले सकते हैं नॉर्मल, H2S या HF ले सकते हैं। ये सारे आपके क्या हैं, वीक एसिड्स हैं। वीक बेसिस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड आप ले सकते हैं। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। इसमें आप KOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्ग में जितने भी आपके ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो मेटल हाइड्रोक्साइड्स हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड्स हैं, वो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग बेस होने वाले हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे क्या हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड सो ऑन। क्लियर है। सो ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स आप याद रखना, और इसमें आप कॉम्बिनेशन ले सकते हो एसिटिक अमोनियम एसीटेट का। तो ये क्या है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट बन के आया। जब भी इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो आप क्या बोलोगे कि ये इक्विलिब्रियम पे एग्जिस्ट कर रहा है, ये इक्विलिब्रियम पे एग्जिस्ट कर रहा है, कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं दिखाओगे। आई होप इट्स वेरी क्लियर। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा बात करते हैं आयनाइजेशन ऑफ वाटर का, उसके बाद हम वापस से एसिड और बेस पे आएंगे। तो वाटर आपको पता है सेल्फ आयनाइज करता है। वाटर किस में एग्जिस्ट करता है, ध्यान से देखो। अगर वाटर की बात करें तो वाटर इज मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट्स। आप क्या बोल सकते हो कि वो H पॉजिटिव और OH माइनस में डिसोसिएट करता है, बट ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, हमेशा इक्विलिब्रियम रहता है। अब H पॉजिटिव ना बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, तो ये वाटर के साथ ही कंबाइन, दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ कंबाइन करता है। जो आपका वाटर है वो आपके H पॉजिटिव के साथ, क्योंकि अनस्टेबल होते हैं तो वाटर के जो बच्चे कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके साथ कंबाइन करके क्या बना देते हैं, H3O पॉजिटिव बना देते हैं। इन दोनों केमिकल रिएक्शंस को जब आप कंबाइन करते हैं तो नेट रिएक्शन आप वाटर की ऑटोलिसिस बोल सकते हो। सेल्फ आयनाइजेशन जो है ऑटोलिसिस है। तो इसके 2 मोल्स बन जाएंगे, है ना, ये H पॉजिटिव यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश आएगा, H3O पॉजिटिव और OH माइनस आयंस आपके फर्निश रहते हैं। अब ये एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, इस पे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं उसको हम आपको केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ना पड़ेगा, इन केस नहीं पढ़ा तो पढ़ लो। तो इसके लिए अगर मैं K इक्विलिब्रियम डिफाइन करूँ तो किस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, इसको मैं कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में डिफाइन करूँ तो Kc लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो Kc वुड बी इक्वल्स टू प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशंस, मतलब H3O पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन, OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय वाटर की कॉन्सेंट्रेशन, जो कि कांस्टेंट वाली होती है, होल स्क्वायर। अब प्योर लिक्विड अगर आप ले रहे हो तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर, कांस्टेंट लेते हैं, इसको Kc से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहीं पे Kc इंटू वाटर का होल स्क्वायर अगर मैं करूँ तो ये एक मेरे लिए नया कांस्टेंट बन जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू H3O पॉजिटिव एंड OH माइनस आइंस। और यही Kc इंटू वाटर का होल स्क्वायर मेरे लिए एक नया कांस्टेंट Kw बन जाएगा। सो Kw is the ionic product of water which is equals to H3O positive की concentration and OH minus की concentration. Kw is equals to H3O positive की concentration and OH minus की concentration. And K equilibrium जो आपका होता है, हम जानते हैं कि एक टेम्परेचर डिपेंडेंट वैल्यू होती है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे आयनाइजेशन इंक्रीज करेगी, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगी, इसकी वैल्यू डिक्रीज करती है, हमने पढ़ा था। तो Kc क्योंकि एक टेम्परेचर डिपेंडेंट वैल्यू होती है तो हम Kw को भी क्या बोलेंगे कि वो भी क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है। तो Kw भी क्या होता है आपको याद रखना है, Kw का एक्सप्रेशन Kw इज इक्वल्स टू H3O पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन इन एन ऑटोलिसिस प्रोसेस ऑफ अ वाटर। क्लियर है। तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। हम 25 डिग्री सेल्सियस पे, 25 डिग्री सेल्सियस मतलब 298 केल्विन पे जो Kw मानते हैं, जो Kw मानते हैं दैट इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 14। Kw की वैल्यू जो मानते हैं दैट इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 14 वैल्यू होती है। ठीक है, 60 डिग्री सेल्सियस पे 10 टू माइनस 13 हो जाती है, और बढ़ाओगे तो और कम हो जाती है। ठीक है, सो Kw की वैल्यू अपने को 25 डिग्री सेल्सियस पे याद रखना है, वो कितनी होगी, 10 टू द पावर माइनस 14 होगी। ठीक है, इसके बाद आपकी यही लिखा हुआ है कि अगर Kw की वैल्यू
कितनी है 298 केल्विन पे हम कितनी मान के चले 10⁻⁻14 मान के चले, ठीक है। एंड दिस इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू H3O पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन एंड OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। जब आपका बिल्कुल न्यूट्रल सॉल्यूशन बनता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन बनता है, तो न्यूट्रल सॉल्यूशन में हम क्या बोलते हैं कि वाटर जो H3O पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन है दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू OH माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन में हम क्या बोलते हैं, जितने H3O पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन होगी उतने ही OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए। तो मैं H3O पॉजिटिव की अगर कॉन्सेंट्रेशन निकालें या H3O पॉजिटिव H पॉजिटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, समझने की कोशिश करना। अगर मैं बात कर रही हूँ एक न्यूट्रल सॉल्यूशन है ना, न्यूट्रल सॉल्यूशन की बात कर रही हूँ, तो ये दोनों ही वैल्यूज इक्वल होंगे, जितने H पॉजिटिव आयन उतने ही OH माइनस आयन, मतलब न्यूट्रल हो गया। तो H3O पॉजिटिव का होल स्क्वायर कर दूं क्योंकि इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, विल बी इक्वल्स टू 10⁻14। तो H3O पॉजिटिव विल बी इक्वल्स टू रूट ऑफ 10⁻14 विच इज इक्वल्स टू 10⁻7। फॉर प्योर लिक्विड अगर हम बात करें प्योर वाटर, तो H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन कितनी रहती है 10⁻7। OH माइनस की पूछेंगे तो भी 10⁻7 मोलर बोलोगे, ठीक है। इसके बाद डिसोसिएशन अगर आप वाटर का कर रहे हो तो वो इक्वल नंबर ऑफ H पॉजिटिव एंड OH माइनस आयंस निकालेंगे। हेंस बी से H पॉजिटिव एंड OH माइनस आयंस की वैल्यू कांस्टेंट है और कितनी है 10⁻⁻7 है, ठीक है। क्योंकि जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो KW 10⁻14 बनना चाहिए, दैट इज H पॉजिटिव इंटू OH माइनस। अब इनकी वैल्यू 10⁻7 है इंटू 10⁻7 विच विल बी इक्वल्स टू 10⁻14। आई होप इट्स वेरी क्लियर। चले, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाता है, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और देखो कि 80 डिग्री सेल्सियस पे जो आयनिक प्रोडक्ट KW ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है 10⁻13 के वहाँ पे दिया हुआ है, वैल्यू कम हो गई, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो KW की वैल्यू आपकी यहाँ पे चेंज हो गई है। What are the concentrations of the hydronium ion and the hydroxide in pure water? In pure water आपको हमेशा बोलना है जो हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन होती है वो OH माइनस के कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल होती है, एंड KW we know is a value of H पॉजिटिव एंड OH माइनस आयन। अब इसको आप H पॉजिटिव का होल स्क्वायर भी करके लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू KW एंड रूट ऑफ KW बिकम्स H पॉजिटिव, है ना, ये आपका बन जाता है। और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी रूट ऑफ 2.44 इंटू 10⁻13। इसको आप सॉल्व कर लेना, यहाँ से H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगी और वही आपकी OH माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन होगी जो आपसे पूछा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं PKW की। तो हम जानते हैं यहाँ पे KW जो होता है दैट इज जो भी वैल्यूज़ की होती है, लेट अस से 10⁻14 हमने मानी, तो PKW एक नई टर्मिनोलॉजी होती है जस्ट टू शो द वैल्यू एंड कंपेयर द वैल्यू। अगर आपके पास 10⁻14 है, 10⁻13 है, 10⁻12 है, ये आपकी जो वैल्यूज़ हैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती है, टाइम कंज्यूमिंग होती है, हमें सोचना पड़ता है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी वैल्यू छोटी है। तो हम अच्छा स्केल पढ़ते हैं, हम एक न्यूट्रल बेसिकली PKW स्केल पे चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है। PKW क्या होता है दैट इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ KW, ठीक है। तो KW ज़्यादा होगा तो लॉग ऑफ KW ज़्यादा होगा, लेकिन नेगेटिव साइड PKW की वैल्यू को कम कर देगा। सो KW ज़्यादा होगा तो PKW वैल्यू कम होने वाली है, समझ आ रही है बात। सो PKW इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ KW दैट इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ KW कितना है 10⁻14 है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे PKW विल बी इक्वल्स टू -14 आगे आएगा, और आपको पता है लॉग को सॉल्व करना आप सीख लेना, इस तरीके से PKW की वैल्यू आती है। बट अपने को एक फॉर्मूला याद रखना है PKW इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ KW, ऐसे ही PH करेंगे दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो एक फॉर्मूला ये आप याद रख लेना। अब बात करते हैं pH स्केल की और pH या फिर pH वैल्यू की। तो जो pH है हम किसके लिए निकालते हैं, हम किसी भी सॉल्यूशन के लिए निकाल सकते हैं, वेदर इट इज़ एसिडिक सॉल्यूशन, वेदर इट इज़ अ बेसिक सॉल्यूशन या फिर न्यूट्रल सॉल्यूशन है। तो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कितने H पॉजिटिव आयंस है, वो कम भी हो सकते हैं, वो ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो कुछ भी वैल्यू हो सकती है, उसे हम pH स्केल से मेजर करते हैं। सो pH इज डिफाइंड एज माइनस लॉग, जैसे PKW वॉज डिफाइंड एज माइनस लॉग ऑफ KW, pH इज डिफाइंड एज माइनस लॉग, बेस लॉग का बेस जो होता है वो 10 होता है, ठीक है, बेस 10 लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब आपके सॉल्यूशन में क्या होता है, हमें पता है सॉल्यूशन के अंदर पानी तो होगा ही, H पॉजिटिव और OH माइनस आयंस भी होंगे, है ना, ये होते हैं। बट अगर आपकी दो चीज़ें होती हैं, ध्यान से सुनना, हमने
एसिडिक सॉल्यूशन पढ़ना है, हमने न्यूट्रल सॉल्यूशन पढ़ना है और हमने बेसिक सॉल्यूशन पढ़ना है। अब हमें कैसे पता लगता है कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या कोई सॉल्यूशन बेसिक है? अब HCl को आप पानी में डाल रहे हो तो वो H पॉजिटिव आयंस दे रहे हैं और Cl माइनस आयंस दे रहे हैं। पानी में खुद के कुछ H पॉजिटिव आयंस होते हैं, खुद के कुछ H पॉजिटिव आयंस होते हैं, है ना, H पॉजिटिव आयंस एंड OH माइनस आयंस होते हैं। अब आपने जब HCl को पानी में डाला तो H पॉजिटिव आयंस और बढ़ा दिए यहाँ पे। तो एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होता है? एसिडिक सॉल्यूशन में H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस से ज़्यादा होती है। एक न्यूट्रल सॉल्यूशन में H पॉजिटिव जितने होंगे उतने ही OH माइनस आयंस होंगे। और एक बेसिक सॉल्यूशन में क्या करा है? एक बेसिक सॉल्यूशन में मतलब NaOH को पानी में डाला है और हम क्या बोलते हैं, ये बेसिक सॉल्यूशन है। Na पॉजिटिव और OH माइनस आयंस से रिलीज कर देते हैं और पानी में अपने खुद के ही H पॉजिटिव आयंस एंड OH माइनस आयंस होंगे। तो अगर आपने NaOH को पानी में डाला तो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा कर दी ना H पॉजिटिव के कंपैरिजन में, तो बेसिक सॉल्यूशन में OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन वैल्यूज विल बी ग्रेटर दैन H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू। एक स्ट्रॉन्ग एसिड अगर हमें डिफाइन करना है तो जिसने जितना ज़्यादा H पॉजिटिव आयंस दिया वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन को हम मेजर कर सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन में, एसिड, बेस और न्यूट्रल सॉल्यूशन में। कैसे मेजर करेंगे? एक pH स्केल होता है, ठीक है, इसके बारे में और बात करेंगे। सो pH इज डिफाइंड एज माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कितने H पॉजिटिव आयंस है उसके लिए हम pH डिफाइन करते हैं, ठीक है, एंड pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना। चलिए अभी थोड़ा सा, क्योंकि हमें एसिड बेस के ऊपर बात करनी है तो थोड़ी सी एसिड बेस थ्योरी है, ठीक है। 3 बेसिकली थ्योरीज आई थी, अरेनियस थ्योरी, ब्रॉन्स्टेन लॉरी थ्योरी, उसके बाद आपकी लुईस एसिड बेस कंसेप्ट आया था, ठीक है। तो यही थ्योरीज यहाँ पे हमें कंसिडर करनी है। सबसे पहले आप हेडिंग डालिए अरेनियस थ्योरी, अरेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है, Arrhenius concept of acid and base. So according to Arrhenius, an acid is defined as a substance. Acid एक ऐसा substance है जो पानी में जाने के बाद वो क्या फर्निश करे? H पॉजिटिव आयंस को फर्निश करे, वो एसिड है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ HCl को पानी में डालूंगी तो मुझे पता है ये HCl पानी में जाके H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशंस को इंक्रीज कर देगा। जो H पॉजिटिव की वाटर के अपने H पॉजिटिव आयंस होते हैं, बट जो H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशंस को इंक्रीज कर दे, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? एसिड कहलाएगा। क्लियर है? ऐसे ही एसिटिक एसिड आप ले सकते हो। और अरेनियस के अकॉर्डिंग अ बेस इज अ सब्सटेंस जो पानी में जाने के बाद पानी के OH माइनस आयंस को इंक्रीज कर दे, है ना। फॉर एग्जाम्पल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये एक वीक बेस है, चाहे इक्विलिब्रियम पे हो, बट कर क्या रहा है? OH माइनस आयंस तो रिलीज कर ही रहा है ना। पानी में ऑलरेडी H पॉजिटिव एंड OH माइनस आयंस है, बट अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालने के बाद ये OH माइनस आयंस जो आपके सॉल्यूशन के अंदर है उनकी कॉन्सेंट्रेशन तो इंक्रीज कर ही गई है ना। तो जो OH माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर देता है उसे हम बेस बोलते हैं, और जो H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर देता है उसे एसिड बोलते हैं, लेकिन पानी में जाने के बाद ही। इसने एक्वस सॉल्यूशन की बात करी थी, तो इसमें बहुत सारे आपके एग्जाम्पल्स बन जाते हैं। सभी ले लो, HCl ले लो, H3PO4 ले लो, H2SO4, HF, HI, सब कुछ आप यहाँ पे ले सकते हो। ये सारे क्या है? एसिड्स हैं, एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड, फिनॉल, वॉट एवर इट इज़, ये सारे H पॉजिटिव आयंस को इंक्रीज करेंगे, ये सारे एसिड हैं। बेस में आप कुछ भी ले लो, NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स, एल्यूमिनियम ट्राई हाइड्रोक्साइड, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे क्या हैं? आपके बेसिस है। इसके बाद आपका आया था ब्रॉन्स्टेन कंसेप्ट, ब्रॉन्स्टेन लोरी थ्योरी, ठीक है। तो ब्रॉन्स्टेन ने बोला था भाई एसिड तो अरेनियस ने जो बोला है वो सही है, बट एसिड के लिए आपका वाटर, अरेनियस ने स्पेसिफिकली वाटर इन सॉल्वेंट एज अ वाटर लेके बोला था। इसने बोला था किसी भी सॉल्वेंट में अगर कोई एसिड है तो वो H पॉजिटिव आयंस को रिलीज कर रहा है तो वो एसिड है। किसी भी सॉल्वेंट की बात करी, स्पेसिफिकली वाटर की बात नहीं करी थी। लेकिन इन्होंने बेस की बहुत ज़्यादा
बात करी थी, इन्होंने बोला था कि जो बेस होते हैं वो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करते हैं। बेस क्या करते हैं? H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करते हैं। जो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर ले वो बेस है, जो H पॉजिटिव को रिलीज करते हैं वो एसिड है। ये ब्रॉन्स्टेन ने बोला था, ठीक है। इसके बाद एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो, एसिड तो आपके नॉर्मल चलते हैं, जैसे आपका HCl, HI, HBr, ठीक है, HF एंड सो ऑन, जो H पॉजिटिव को रिलीज कर रहे हैं। बट बेस में आप एग्जाम्पल लिख सकते हो जो आपके H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करने वाले, जैसे अमोनिया हो गया, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये H पॉजिटिव जैसे ही पानी के अंदर डालोगे, अमोनिया को पानी के अंदर डालोगे तो पानी में खुद H पॉजिटिव होता है, तो क्या करेगा अमोनिया, अमोनियम में कन्वर्ट हो जाएगा और पानी के अंदर जो OH माइनस है वो उसमें रह जाएगा। तो इसने क्या करा, H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करा है, तो ये क्या है, बेस है, ठीक है। तो जिनके पास लोन पेयर होते हैं वो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर सकते हैं, जैसे HS माइनस, अगर आप पानी में डालोगे इसको तो पानी का H पॉजिटिव वो एक्सेप्ट करके H2S में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सारे क्या है, आपके बेस है, ठीक है। सो यहाँ पे एक और फिर कंसेप्ट आया था, दैट वाज लोएस्ट एसिड बेस थ्योरी। लोएस्ट एसिड बेस थ्योरी के अकॉर्डिंग एन एसिड इज अ सब्सटेंस विच इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होते हैं उन्हें हम लोएस्ट एसिड बोलते हैं, और लोएस्ट बेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को हम लोएस्ट बेस बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज आ रही है लोएस्ट बेस, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज आ रही है लोएस्ट एसिड्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज में अगर हम बात करें तो आपका BF3 आ जाता है, ठीक है। जो बोरॉन होता है वो 3 फ्लोरीन के साथ जुड़ा होता है। बोरॉन के पास 3 बॉन्ड्स होते हैं, 3 बॉन्ड्स का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। LIF एक ही बॉन्ड है 2 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, इट इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। आपके जितने भी केटाइंस है, सिल्वर पॉजिटिव वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारे आपके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हैं। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज में आप इनकी बात करते हो, और ये सारे आपके क्या हैं, लोएस्ट एसिड्स हैं, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज जिनके पास नेगेटिव चार्ज होता है या फिर लोन पेयर होता है, तो आपके क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज क्या हो जाएंगे, लोएस्ट बेस हो जाएंगे, वो आपके क्या हो जाएंगे, लोएस्ट बेस हो जाएंगे। क्लियर है। अब इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल अमोनिया, अमोनिया के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, साइनाइड माइनस है ना, कार्बोनिल इसके पास भी लोन पेयर है, ये डोनेट कर सकता है, ठीक है, ये न्यूट्रल भी हो सकता है, चार्ज भी हो सकता है, ठीक है। आपके Cl माइनस, I माइनस, ये सारे क्या हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है जिनके पास नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये क्या बन जाएंगे, लोएस्ट बेस बन जाएंगे, ठीक है। सो इतनी ही बात आपकी करी थी। अब कुछ चीज़ें एम्फोटेरिक भी होती हैं, ठीक है। एम्फोटेरिक वो सब्सटेंसेस होते हैं जो दोनों की तरह बिहेव करते हैं, दे एक्ट बोथ एज एन एसिड एंड बेस, ठीक है। बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास है वाटर का। तो वाटर के अंदर अगर आप H पॉजिटिव आयंस डाल रहे हो तो वाटर के पास जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगा, इस H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लेगा। तो वाटर ने H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करके HCl पॉजिटिव में कन्वर्ट करा। एक्सेप्ट जो H पॉजिटिव को करता है तो उसे हम ब्रॉन्स्टेन बेस बोलते हैं। आप जानते हो वाटर जो है, अगर आपका यहाँ पे अमोनिया डाल दिया वाटर के साथ, तो अमोनिया जो है वाटर से H पॉजिटिव ले लेगा तो OH माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और NH4 पॉजिटिव में अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वाटर ने क्या करा, वाटर ने H पॉजिटिव लूज करा है। जो H पॉजिटिव को लूज करता है वो एसिड है, और जो H पॉजिटिव को गेन करता है बेस है। लेकिन जो दोनों की तरह बिहेव करता है वो एम्फोटेरिक नेचर का होता है, वो एम्फोटेरिक सब्सटेंस होता है। तो एम्फोटेरिक आर द सब्सटेंसेस व्हिच हैज द कैपेबिलिटी टू लूज अ प्रोटॉन एज वेल एज गेन अ प्रोटॉन, जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल HCO3 2 माइनस, HCO3 माइनस, ये H पॉजिटिव को गेन करके किस में कन्वर्ट हो सकता है, H2CO3 में कन्वर्ट हो सकता है ये H पॉजिटिव को लूज करके CO3 2 माइनस में कन्वर्ट हो जाए, है ना। तो HCO3 माइनस जो आपका बना ये क्या है, ये एम्फोटेरिक नेचर का है, क्योंकि इधर की साइड जा रहे हो तो वो एसिडिक वो बेसिक बिहेवियर को दिखा रहा है, नीचे आ रहे हो तो वो एसिडिक बिहेवियर को दिखा रहा है। आई होप इट्स वेरी क्लियर। चलें आगे, एम्फोटेरिक बिहेवियर हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं आपके रिलेशनशिप बिटवीन Ka, Kb एंड Kw के बारे में, ठीक है। सो यहाँ पे Ka इज डिफाइंड एज, Ka किसके लिए डिफाइन होता है, एक एसिड के लिए,
Kb इज डिफाइंड एज अ बेस के लिए, ठीक है, और आप K और Kb को ऑब्वियसली वीक इलेक्ट्रोलाइट ही पढ़ोगे तो वीक एसिड और वीक बेस के लिए K और Kb डिफाइन होता है। और Kw हमें पता होता है कि Kw इज इक्वल टू H पॉजिटिव आयंस एंड OH माइनस आयंस, है ना, ये हमें पता होता है, ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो लेट अस सी व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन K, Kb एंड Kw। तो अगर मैं आपकी बात करूं, लेट अस टेक अमोनिया, और सबसे पहले हम इसका क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम इसका बेसिक नेचर पढ़ेंगे। तो अमोनिया को अगर आप पानी में डालोगे तो इक्विलिब्रियम पे आपका वाटर से वो क्या ले लेगा, H पॉजिटिव ले लेगा, तो NH4 पॉजिटिव और OH माइनस आयंस में वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके लिए क्योंकि ये बेस है तो इसके लिए Kb को कैसे डिफाइन करा जाएगा, अमोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय अमोनिया। वाटर को तो आप क्या लोगे, वाटर को एज अ कांस्टेंट मान के चलोगे। तो ये एक केमिकल रिएक्शन हो गई। दूसरा, अगर मुझे अमोनियम आयन का वाटर के साथ रिएक्शन देखना है, और तो इसका हमें क्या देखना पड़ेगा, एक एसिडिक बिहेवियर देखना पड़ेगा, है ना। तो वाटर जो है क्या करेगा, वाटर इस H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लेगा, तो आपका क्या फॉर्म हो जाएगा, अमोनिया प्लस H3O पॉजिटिव फॉर्म हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे फिर एक एसिड का Ka डिफाइन करोगे एज योर अमोनिया इंटू H3O पॉजिटिव डिवाइडेड बाय अमोनियम, है ना, यही डिफाइन करते हैं। तो यहाँ से आपने Ka निकाला इस रिएक्शन के, और यहाँ से आपने Kb निकाला। अगर आपको केमिकल इक्विलिब्रियम याद है, और मैंने आपको बताया था जब आप दो इक्विलिब्रियम रिएक्शन को ऐड करते हो और एक नेट केमिकल रिएक्शन निकालते हो, इसके नेट केमिकल रिएक्शन इनको ऐड करोगे, यहाँ से ये कैंसिल, है ना, अमोनिया से अमोनिया कैंसिल, तो 2 टाइम्स ऑफ वाटर गिव्स यू OH माइनस एंड H3O पॉजिटिव, ये आपका बन जाएगा, है ना। तो इन दोनों को ऐड करने पे एक नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिलेगा जिसको Kw बोल रही हूँ, क्योंकि जो आप इक्वेशन को ऐड कर रहे हो तो वो एक ऑटोलिसिस प्रोसेस है, किसका, वाटर का, और उसके लिए हम ये Kw यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे 1 और 2 को ऐड करें तो Kw विल बी इक्वल्स टू विल बी द न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस केमिकल रिएक्शन, ठीक है। और अगर आपको याद है जब हम दो इक्विलिब्रियम रिएक्शंस को ऐड करते हैं तो उनके जो Ka होते हैं वो मल्टीप्लाई करे जाते हैं, तो Kw इक्वल्स टू Ka इंटू Kb हो जाएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स मल्टीप्लाई करे जाते हैं जब आप दो रिएक्शंस को ऐड करते हो। तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन Kw, K एंड Kb, Kw इज इक्वल्स टू K इंटू Kb। अब इनको मल्टीप्लाई करके भी देख लेना, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे अमोनियम से ऊपर अमोनियम कटेगा, नीचे अमोनिया से ऊपर का अमोनिया कट जाएगा, H पॉजिटिव और OH माइनस आयन से बच जाएगा जो कि Kw के इक्वल आएगा, ठीक है। तो ये वाली रिएक्शंस आपको, ये रिलेशनशिप बिटवीन Kw एंड Ka आपको याद रखना है। अब बात करते हैं आपका ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ठीक है। ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ ये कहता है कि हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करते हैं, ठीक है। एक वीक इलेक्ट्रोलाइट लिए हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के थ्रू चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाला कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो ध्यान से देखो, लेट अस से कि एक एसिड है और ये एक वीक एसिड है, तो इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाएगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H पॉजिटिव और A माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेट अस से ये जो केमिकल रिएक्शन हो रही है एक कांस्टेंट वॉल्यूम में या क्लोज कंटेनर में हो रही है, और उस क्लोज कंटेनर का जो वॉल्यूम है दैट इज इक्वल्स टू V। अब इनिशियली लेट अस से कि टाइम इक्वल्स टू 0 पे हमने इसके 1 मोल्स लिए थे, है ना, और लेट अस से कि T इक्वल्स टू T में इसके X मोल डिसोसिएट हो गए, क्या हो गए, X मोल्स डिसोसिएट हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो इसके X मोल बनने भी चाहिए और X मोल्स बनने भी चाहिए, यही बनना चाहिए, है ना। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर मैं बोलूँ अल्फा, तो अल्फा इज योर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन DOD and it is defined as number of moles of reactant dissociated from या dissociated per mole, number of moles of reactant या number of moles dissociated per mole of a reactant, है ना। तो कितने मोल्स रिएक्टेंट के डिसोसिएट हुए हैं, X मोल्स पर मोल, इनिशियल मोल से डिवाइड कर दो, तो अल्फा इन दिस केस विल बी इक्वल्स टू X डिवाइडेड बाय 1, है ना। अगर इनिशियली N मोल्स होते और डिसोसिएटेड मोल्स X होते तो अल्फा वुड बी X बाय N। पर मोल फॉर अ रिएक्टेंट के लिए उसके रिस्पेक्ट में कितने मोल्स डिसोसिएट हुए हैं,
आप अल्फा बोलते हो। तो अल्फा की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, x। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे x की जगह अल्फा भी पुट कर सकती हूँ, विच इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये अल्फा और ये भी अल्फा। हमें क्या निकालना है, हमें इस केमिकल इक्वेशन के लिए क्या निकालना है, Kc की वैल्यू निकालनी है। अब Kc में क्या आएगा, Kc इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आती है H पॉजिटिव या फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल लेते हैं, है ना, दैट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन, मतलब H पॉजिटिव और A माइनस आयंस के कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय HA कॉन्सेंट्रेशन। अभी ये तो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स को वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो कॉन्सेंट्रेशन आ जाएंगी। तो H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम टाइम, ये इक्विलिब्रियम टाइम हम बोलेंगे, तो दैट विल बी अल्फा बाय V, दैट विल बी अल्फा बाय V। OH माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन विल बी इक्वल्स टू एट इक्विलिब्रियम टाइम विल बी अल्फा बाय V, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज द कॉन्सेंट्रेशन। और ऐसे ही HA की अगर कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो इक्विलिब्रियम पे नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय V इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योर HA। अब इन तीनों वैल्यू को पुट करो और K इक्विलिब्रियम में पुट करो, सो K इक्विलिब्रियम विल बी इक्वल्स टू HA, H पॉजिटिव मतलब अल्फा बाय V इंटू अल्फा बाय V डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा बाय V। तो ये क्या बन जाएगा, अल्फा स्क्वायर बाय V स्क्वायर, ये 1 माइनस अल्फा और ये V ऊपर, V से V कटेगा, तो हम क्या बोलेंगे, जो K इक्विलिब्रियम है दैट इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर बाय V इंटू 1 माइनस अल्फा। अब अल्फा अगर बहुत ही छोटा हो तो हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, 1 से बहुत छोटा हो, तो हम क्या लिख सकते हैं, K इक्विलिब्रियम इंटू V इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर, और अल्फा को क्या बोल सकते हैं, अल्फा इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनटू रूट ऑफ V, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रूट, ये कांस्टेंट इनटू V, तो अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ V, और यही आपका क्या है, यही आपका ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ है। मतलब ये आपका क्लोज सिस्टम है, जब आप डाइल्यूशन कर रहे हो, है ना, डाइल्यूशन कर रहे हो तो उसकी वजह से वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और वॉल्यूम इंक्रीज करता है तो रूट V की प्रोपोर्शनैलिटी को लेकर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी इंक्रीज करेगा। मैथमेटिकली मैंने आपको उस तरीके से प्रूफ कर दिया। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो डिसोसिएट नहीं कर रहा, तो उसके अंदर पानी डाल दो, वहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाएगा, डिसोसिएशन इंक्रीज हो जाएगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करते हो वॉल्यूम इंक्रीज करता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ वॉल्यूम। ये आपका ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ है। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। अब हमने जैसे पीएच स्केल की बात करी थी, हमने पीएच वाज डिफाइंड एज अ माइनस लॉगरिथम ऑफ योर आपका क्या एच पॉजिटिव वैल्यू, है ना। अब स्केल की बात करते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं हमारे पास एच पॉजिटिव और ओ एच माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन अगर इक्वल होगी, है ना, एट 25 डिग्री सेल्सियस, है ना, हमने देखा कि के डब्ल्यू इज इक्वल्स टू H पॉजिटिव इंटू ओ एच माइनस आयंस की वैल्यू। क्लियर है? सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन पे। न्यूट्रल सॉल्यूशन पे बात करते हैं तो न्यूट्रल जब आपका सॉल्यूशन होता है तो उसमें H पॉजिटिव एंड ओ एच माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशंस क्या होती हैं, इक्वल होती है। और ये किसके इक्वल थी, 25 डिग्री सेल्सियस 10⁻⁻14 के इक्वल थी। जब इन दोनों को के डब्ल्यू वैल्यू में पुट अप करा तो H पॉजिटिव का जो होल स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻14। तो H पॉजिटिव की वैल्यू कितनी आएगी, रूट ऑफ 10⁻⁻14 विच इज इक्वल टू 10⁻⁻7। तो इसके लिए मुझे क्या डिफाइन करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे pH डिफाइन करना पड़ेगा। pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव मतलब 10⁻⁻7। ये -7 आगे आएगा और आपको क्या मिलेगा, 7 मिलेगी वैल्यू। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन पे pH क्या आएगी, वैल्यू 7 आएगी। तो हम बोलते हैं जब 7 वैल्यू आ जाती है तो वो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है। अब एसिडिक सॉल्यूशन की बात करते हैं तो एसिडिक सॉल्यूशन में H पॉजिटिव के आयंस जो हैं वो ज़्यादा होंगे OH माइनस आयन से, है ना। तो जो हम ले सकते हैं दैट इज 10⁻⁻7, मतलब H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻7 से बड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो 10⁻⁻7 से बड़ी वैल्यूज़ क्या क्या हो सकते हैं, 10⁻⁻6, 10⁻⁻5, 10⁻⁻4, 10⁻⁻7, सॉरी -3, -2, -1 और 10⁻0 विच इज इक्वल्स टू 1। ये सारी ही वैल्यूज़ क्या हैं, 10⁻7 से बड़ी है, न्यूट्रल से ज़्यादा है, -7 से बड़ी है ना, वैल्यूज़ बड़ी है। तो जब ये वाली वैल्यूज़ आएंगी H पॉजिटिव की
जब आपके लार्ज कॉन्सेंट्रेशन होगा तो आप pH क्या बोलोगे, इसका 6, इससे 6 आएगा, 5 4 3 2 1 और 0 मतलब आपका 1 है, ठीक है। तो ये क्या होंगे, जब pH वैल्यू 1 to 6 लाई करते हैं तो आपका वो एसिडिक रेंज में जाता है। समझ आ रहा है? ऐसे ही OH माइनस की आयंस की कॉन्सेंट्रेशन अगर ज़्यादा होंगी तो ऑब्वियसली 10⁻⁷ से ज़्यादा होने वाली है ना, तो उसमें 10⁻⁸ वैल्यू आ जाएगी किसकी, OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन तो कम होगी ना, H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी। अब OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, ऑब्वियसली बात है। तो ये 10⁻⁸, 10⁻⁹, 10 और मैक्सिमम 14 तक जा सकता है। तो यहाँ से अब H पॉजिटिव के लिए pH निकालोगे तो H 8 9 10 11 अप टू 14 ये आपका pH स्केल होगा। तो बेसिक मीडियम में pH स्केल क्या होगा, 8 9 10 11 pH स्केल की बात कर रहे हैं। OH माइनस का pOH स्केल निकलता है, बट अगर आप H पॉजिटिव को कंसिडर करोगे तो आपकी ये वाला pH स्केल होता है। तो pH स्केल जो 25 डिग्री सेल्सियस पे हम बनाते हैं, इस तरीके से बनाते हैं, ये आपका 7 आएगा, इस पॉइंट पे न्यूट्रल हो गया है ना। 1 to 7 में जाओगे, ये 1 है, ये यहाँ पे 2 आएगा, 3 4 5 6 अप टू 7, तो यहाँ पे ये एसिडिक रेंज होता है और यहाँ पे H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है। 7 के बाद 8 9 10 11 अप टू 14 तक आप जाते हो तो ये आपका बेसिक स्केल होता है। यहाँ पे H पॉजिटिव की आयंस कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, ठीक है, H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन कम होती है। क्लियर हो रहा है सबको? और pH और pOH और KW में एक रिलेशनशिप होता है, वो हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। सो हमें पता है KW इज इक्वल्स टू H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन है ना, और OH माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशंस। अगर मैं माइनस लॉग लगा देती हूँ तो इसको भी मैं कैसे लिखूँगी, माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव है ना, यहाँ पे पहले लॉग लगा लो। अगर इसकी साइड पे लॉग लगाया तो लॉग इनके साइड पे भी लगाना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप करवा देती हूँ। क्लियर हुआ? इसको कैसे लिख सकते हैं, लॉग ऑफ H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन प्लस लॉग ऑफ OH माइनस आयंस कॉन्सेंट्रेशन है ना, ये आपका लॉग ऑफ KW तो चल ही रहा था। अगर मैं लगा दूँ माइनस साइन यहाँ पे तो यहाँ पे माइनस होगा और इसके पास भी पूरा माइनस लगाना पड़ेगा, तो माइनस लॉग ऑफ KW इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन माइनस लॉग ऑफ OH माइनस आयंस कॉन्सेंट्रेशन। अगर आपको याद है तो माइनस लॉग ऑफ KW को ही PKW बोलते थे एंड माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव को हम PH बोलते हैं, फिर माइनस लॉग ऑफ OH माइनस को हम POH बोलते हैं, और ये माइनस इसके साथ इंक्लूड करते तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो PKW इज इक्वल्स टू PH प्लस POH। PKW, what is the relationship between PKW, pH and OH, POH is equals to PKW is equals to pH plus POH है ना। तो ये आपका रिलेशनशिप आपको याद रखना है। समझ आ गई बात? ठीक है, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, प्लीज इनको कुछ चीज़ों को याद रख लेना। चलें आगे, चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे अब बात करते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की, ठीक है। अब आपका सारा बेसिक चीज़ें हो गई, उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, तो क्वेश्चंस के प्रैक्टिस के थ्रू हम फॉर्मूले को अप्लाई करना भी सीख जाएंगे, ठीक है। तो सॉल्ट आपका हाइड्रोलिसिस, तो सॉल्ट जो है हम जानते हैं जब एसिड बेस का कॉम्बिनेशन होता है तो आपको क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है ना। हम जानते हैं क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है। क्लियर है? अब एसिड बेस की कैटेगराइजेशन हो सकती है, हो सकता है आपका जो सॉल्ट है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की कॉम्बिनेशन से मिले, इसका हाइड्रोलिसिस करना है, सॉल्ट ऑफ टाइप 1। हो सकता है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की कॉम्बिनेशन से आपको जो सॉल्ट मिला इसका हाइड्रोलिसिस हो सकता है। हो सकता है कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की कॉम्बिनेशन से जो मिले उस सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस हो, और एक वीक एसिड और वीक बेस का भी आपका सॉल्ट बनता है उसका भी हाइड्रोलिसिस हो सकता है। बट हमेशा याद रखेंगे जो हम हाइड्रोलिसिस करते हैं वो इसके अलावा इनका हाइड्रोलिसिस करते हैं। इनका हाइड्रोलिसिस इज पॉसिबल,
इनकी हाइड्रोलिसिस इज पॉसिबल। हाइड्रोलिसिस मतलब सॉल्ट को पानी में डालना, तो वो वाटर को ब्रेक कर रहा है। लिसिस मतलब ब्रेकिंग, हाइड्रो मतलब वाटर की ब्रेकिंग। तो सॉल्ट को पानी में डालने से अगर वाटर ब्रेक कर रहा है तो वो हाइड्रोलिसिस प्रोसेस है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से जो आपका सॉल्ट मिलता है वो कभी भी पानी को ब्रेक नहीं कर सकता, इसकी कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, इसका मैं अगर आपका एग्जाम्पल ले लूँ, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ दिस पर्टिकुलर सॉल्ट। वीक बेस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लें और स्ट्रॉन्ग एसिड में HCl ले लेते हैं, तो इनसे मिलने वाला जो सॉल्ट मिलेगा दैट इज अमोनियम क्लोराइड, है ना। क्या लिया यहाँ पे HCl और यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक वीक बेस है, तो यहाँ से आपको मिलेगा अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, इसको पानी में डालो, इसको पानी में डालो, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन यहाँ पे होगी। ठीक है, ये सबसे पहले तो डिसोसिएट करेगा अमोनियम आयन में और Cl माइनस आयन्स में, बट अमोनियम को जैसे ही पानी में डालते हैं, है ना, ये डिसोसिएट कर गया, लेट अस से ये इस तरीके से डिसोसिएट कर गया, है ना, क्योंकि सॉल्ट मैंने आपको बताया था ये कंप्लीट डिसोसिएशन होगा, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग कोई भी कंपोनेंट आ जाए वो तो कंप्लीटली डिसोसिएट करेगा, बट अमोनियम जो है अभी वो वाटर का भी हाइड्रोलिसिस करेगा। किस तरीके से, अमोनियम वाटर को H पॉजिटिव दे देगा, है ना, सिस्टम में H पॉजिटिव लूज कर देगा, तो आपका अमोनिया बनाएगा, है ना। वाटर में कुछ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ने H पॉजिटिव को ले लिया, तो H3O पॉजिटिव का फॉर्मेशन होगा और कुछ OH माइनस आइंस भी वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। समझ आई है बात। तो वाटर का हाइड्रोलिसिस हो गया। अगर ऐसे समझ नहीं आई तो इस तरीके से इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये आपको और अच्छे से समझ आ जाएगी। ध्यान से देखो, अगर मैं वीक एसिड ले रही हूँ, लेट अस से एसिटिक एसिड, है ना, एसिटिक एसिड ले रही हूँ और स्ट्रॉन्ग बेस में NaOH ले रही हूँ, तो इनसे जो बनने वाला जो सॉल्ट है वो क्या होगा, सोडियम एसीटेट होगा, है ना, सोडियम एसीटेट होगा। मैं कह रही हूँ इसका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है। किस तरीके से पॉसिबल है, ध्यान से देखेंगे। सो यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ CH3CO माइनस को, अगर हम Na पॉजिटिव को पानी में डालेंगे तो सबसे पहले तो आयनाइज करेगा CH3CO माइनस में और Na पॉजिटिव आयंस में, यही होगा, यही होने वाला है ना, इस तरीके से वो आयनाइज करेगा। ओके, लेकिन जो CH3CO माइनस आपका बना वो अभी वाटर से H पॉजिटिव को ले सकता है ना। जब वो वाटर से H पॉजिटिव को लेगा तो CH3COH में बन जाएगा और OH माइनस रिलीज कर देगा। तो इसने वाटर का क्या करा है, हाइड्रोलिसिस करा है, वाटर को ही तो ब्रेक करा, इससे H पॉजिटिव ले लिया और ये रिएक्शन हो गई। तो अगर आपने सोडियम एसीटेट को पानी में डाला तो उससे जो बनने वाला एसीटेट आयन है वो वाटर से क्या ले लेगा, H पॉजिटिव आयंस ले लेगा और एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और OH माइनस वो रिलीज कर देगा। तो ये रिएक्शन आपकी हो सकती है। तो आप क्या बोलोगे, एसिटेट आयन जो कि एक वीक एसिड से आया था, इसने हाइड्रोलिसिस परफॉर्म करा, ओवरऑल सॉल्ट ने हाइड्रोलिसिस परफॉर्म करा। ये हाइड्रोलिसिस है जहाँ पे वाटर का ब्रेक डाउन हो रहा है। बट यहीं पे अगर मेरी बात सुनोगे, NaCl को पानी में डालो, NaCl किस में कंप्लीटली आयनाइज कर जाएगा, Na पॉजिटिव और Cl माइनस में आयनाइज करेगा। कभी भी Na जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएगा, वाटर से OH माइनस आयन नहीं लेके जाएगा, क्योंकि वो सोडियम हाइड्रोक्साइड भी तो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, वो भी Na पॉजिटिव और OH माइनस आयन्स के फॉर्म में ही रहना चाहता है। तो Na पॉजिटिव कभी भी वाटर से कभी भी आपका NaOH नहीं बनाएगा और H पॉजिटिव रिलीज नहीं करेगा, क्योंकि ये इटसेल्फ स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में ही रिएक्शन रहेगी, कभी भी रिएक्शन नहीं होगी, तो इसका नहीं हो सकता। ऐसे ही Cl माइनस वाटर से कभी भी आगे नहीं जाएगा, ये हमेशा इसी डायरेक्शन में रहेगा, तो आपका ये HCl और OH माइनस आयंस प्रोड्यूस नहीं करेगा, हमेशा HCl आपके Cl माइनस आयंस को ही रिलीज करेगा, तो ये रिएक्शन भी नहीं होगी। तो ये हाइड्रोलाइज जो आपके आयंस बने हैं वो हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलने वाला सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलने वाला सॉल्ट जो है हाइड्रोलिसिस कर सकता है। ऐसे मैंने आपको ये वाला सोडियम एसीटेट का एग्जाम्पल बनाया था, ऐसे ही वीक एसिड और वीक बेस में आप यहाँ पे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। वीक एसिड और वीक बेस में भी हाइड्रोलिसिस जो सॉल्ट बन के आता है वो भी हाइड्रोलिसिस कर सकता है। वीक एसिड में हम CH3CO माइनस ले लेते हैं
और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का बेस ले लेते हैं। तो ये आपका जो सॉल्ट बन के आया दैट इज फ्रॉम अ वीक एसिड विच इज एसिटिक एसिड एंड अ वीक बेस विच इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। वहाँ से मिलना आपको अमोनियम एसीटेट आयन, अमोनियम एसीटेट आयन। तो अमोनियम एसीटेट जो आपका है, जब आप इसको पानी में डालोगे है ना, तो ये तो एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, क्योंकि सॉल्ट विच इज मेड अप ऑफ अ वीक एसिड एंड अ वीक बेस इज अ वीक सॉल्ट, इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा, ये एसीटेट आयन बनाएगा और NH4 पॉजिटिव आयंस भी बनाएगा। अब जो एसीटेट आयन बना है वो और वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करेगा और वाटर मॉलिक्यूल का H पॉजिटिव ले जाएगा और वो एसिटिक एसिड में भी रह सकता है। इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन से भी आ सकते हैं और बैकवर्ड डायरेक्शन में से आ सकते हैं। तो इसने OH माइनस की हाइड्रोलिसिस कर दी, वाटर की हाइड्रोलिसिस कर दी, ब्रेक कर दिया ना वाटर को, तो ये हाइड्रोलिसिस है। ऐसे ही अमोनियम जो है वो HOH में कन्वर्ट बेसिकली क्या करेगा बताइए। अमोनियम जो है यहाँ पे OH माइनस आयन लेके जाएगा वाटर से, तो किस में रहेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में रहेगा और वो H पॉजिटिव रिलीज करेगा। तो इसने भी वाटर का बॉन्ड ब्रेक करके ये बनाया है, तो इसने भी वाटर की हाइड्रोलिसिस कर दी। तो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन के लिए एक वीक कंपोनेंट का होना ज़रूरी है, ठीक है। चले आगे, चलिए यहाँ पे एक दो फॉर्मूले होते हैं, हम ज़्यादा डिस्कस फॉर्मूले का उसी टाइम पे करेंगे जब हमारे क्वेश्चंस आएंगे, बट कुछ चीज़ें आप लिख लीजिए, एक आपको बता देती हूँ। तो जब भी हम लेट अस से कि हम CH3CO माइनस Na पॉजिटिव की हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, ठीक है, ओके। Na पॉजिटिव की हाइड्रोलिसिस अगर आप करते हो तो सबसे पहले तो आपको पूरी नेट रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। ये वाटर है तो ये आपका कंप्लीट डिसोसिएशन होके आपको ये तो बना के देगा, बट इसके साथ साथ ये वाली केमिकल रिएक्शन भी होगी। ये एक रिएक्शन हुई, दूसरे स्टेप पे आपका जो एसीटेट है वो वाटर से ही क्या करेगा, H पॉजिटिव आयंस लेगा और एसीटेट आयंस बनाएगा, एसिटिक एसिड बनाएगा और OH माइनस आयंस को रिलीज कर देगा। तो जो नेट रिएक्शन यहाँ पे हुई है वो क्या हुई है, ये कटा, तो आप ये बोल सकते हो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर सॉल्ट इज दिस रिएक्शन, 2 टाइम्स ऑफ वाटर, यहाँ से आपको CH3COH प्लस OH माइनस मिलता है। Na पॉजिटिव ने तो कुछ भी नहीं करा ना, तो इसका कोई रोल नहीं होता, इसे हम स्पेक्टेटर आयन बोलते हैं। तो नेट रिएक्शन में क्योंकि Na पॉजिटिव यहाँ से भी आएगा, ठीक है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आप नेट रिएक्शन में क्या बोलोगे कि ये आपकी नेट रिएक्शन है ना, ये आपकी नेट रिएक्शन है। अब इसके लिए KH डिफाइन करोगे, KH क्या होगा, क्योंकि हाइड्रोलिसिस है तो KH विल बी एसिड की जो कॉन्सेंट्रेशन है इंटू OH माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन है डिवाइडेड बाय CH3CO माइनस Na पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन। इसको जनरलाइज करके ये बोल सकते हो कि एसिड कॉन्सेंट्रेशन इंटू हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन, ये आपका KH है। क्लियर हुआ, ये KH है, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट बोलते हैं, स्पेसिफिकली हाइड्रोलिसिस की नेट रिएक्शन है, तो इसके लिए KH डिफाइन कर देंगे। क्लियर है। अभी हमें एक रिलेशनशिप देखना होता है KH, K और KW में, ठीक है। तो KA बात करते हैं, क्योंकि वीक एसिड यहाँ पे एसिटिक एसिड है तो उसका KA कैसे डिफाइन होता है, है ना, इसके लिए KA डिफाइन करेंगे CH3CO माइनस H पॉजिटिव और नीचे आपका एसिटिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन यही आएगा। इसको 2 मान लो, इसको 1 मान लो, यही मान लेते हैं, है ना, यही मानना पड़ेगा आपको। चलो ये समझ आ रही है बात, इसको थोड़ा सा और ढंग से लिखते हैं, CH3CO माइनस H पॉजिटिव डिवाइडेड बाय एसिटिक एसिड, जो कि आपके सॉल्ट से ही आया होगा, Na पॉजिटिव यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ठीक है, ओके। अब मैं क्या कर रही हूँ, मल्टीप्लाई 1 and 2 वैल्यू,
तो KH इंटू KA अगर आप करते हो क्या मिलेगा, KH की वैल्यू क्या है, एसिटिक एसिड, जगह नहीं है इधर कर रही हूँ, KH इंटू KA करो, तो KH की वैल्यू एसिटिक एसिड इंटू OH माइनस आयंस है ना, डिवाइडेड बाय CH3CO माइनस Na पॉजिटिव, मतलब एसिटेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन, इंटू KA करोगे तो क्या आएगा, CH3CO माइनस है ना, इंटू H पॉजिटिव इधर आएगा, दिख रहा होगा आपको, नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, देख लेना, रुको कर रही हूँ। H पॉजिटिव और नीचे आपका एसिटिक एसिड है ना, जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे क्या आएगा, देखो ध्यान से, ये कटा ये कटा, क्या बचा, OH माइनस और H पॉजिटिव, यही तो KW होता है, यही तो KW होता है, H पॉजिटिव और OH माइनस। तो एक रिलेशनशिप याद रखना, KW इज इक्वल्स टू KH इंटू K, KW इज इक्वल्स टू KH इंटू KA, ठीक है। तो जब भी आपके पास सॉल्ट्स होंगे किसके, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए, तो उसके लिए KH की वैल्यू, KW की वैल्यू क्या होगी, KH इंटू K है। अगर यहीं पे सॉल्ट होगा वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड की, तो वीक बेस के लिए KB डिफाइन करते हैं, तो आपको याद रखना उसके लिए KH इंटू KB विल बी इक्वल्स टू KW। समझ आइए, 3 कैटेगरी है, लिख लो फटाफट से कौन कौन सी हाइड्रोलिसिस हमें करना है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की तो हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, इसका छोड़ दो। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की हाइड्रोलिसिस से बनने वाला सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बनने वाला सॉल्ट, ये हमें बताना है, और वीक एसिड और वीक बेस से बनने वाला सॉल्ट, इसकी हाइड्रोलिसिस बतानी है। तो यहाँ पे अभी मैंने आपको प्रूव करवाया जो KH वैल्यू है, सॉरी KW वैल्यू, या फिर आप बोल सकते हो KH वैल्यू इंटू KA, वीक एसिड का ही तो KA लेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का तो KB होता ही नहीं है, तो दिस विल बी इक्वल्स टू KH, ठीक है, KW सॉरी, है ना। इसके लिए अगर हम बात करें तो इसके लिए KB वैल्यू होगी, तो KH इंटू KB विल बी इक्वल्स टू KW, है ना। और अगर ये वाला है तो आपको याद रखना है KH इंटू वीक एसिड का KA होगा इंटू KB भी होगा, दिस विल बी इक्वल्स टू KW। ये एक रिलेशनशिप आपको याद रखना है, क्लियर है, ठीक है ना। और KH को किस तरीके से डिफाइन करते हैं, अगर आपके इसी की हम बात करें, है ना, इसी की बात कर रहे हैं, ये नेट रिएक्शन है, क्लियर है। अगर मैं बोलूँ यहाँ से C गया तो यहाँ से C माइनस CH जाएगा, यहाँ पे CH बनेगा और यहाँ पे CH बनेगा। तो KH को अगर मुझे डिफाइन करना है, ध्यान से देखो, आपको डिसोसिएट करना आता है ना, इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि आपको डिसोसिएट करना आता है या नहीं आता, ये इम्पॉर्टेंट बात है। अगर मैं इनिशियली बोल दूँ ये एसीटेट था वाटर, ठीक है, अगर मैं इनिशियली बोल दूँ कि मेरा यहाँ पे C कॉन्सेंट्रेशन, C में से C अल्फा जाता है, यहाँ पे H लिखोगे, ये CH जाएगा, तो इसका तो आप लोगे नहीं, ये आपका CH बनेगा और ये आपका CH बनेगा, OH माइनस आएगा। तो एसिटिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन CH इंटू CH डिवाइडेड बाय C 1 माइनस H कॉमन ले लिया, C से C कट गया, तो KH इज ऑल्सो इक्वल्स टू CH स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H, ये KH है, CH स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H, ठीक है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला एक्स्ट्रा लिख लो, KH इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस इक्वल्स टू CH स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H। जब H बहुत ही छोटा होगा, वेरी वेरी लेस देन 1, तो H इज ऑल्सो डिफाइंड एज रूट ऑफ KH बाय C, ठीक है। बाकी 2-3 फॉर्मूलेज और हैं उसको जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपको डायरेक्टली याद करवा दूंगी, तो उसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं, फिलहाल के लिए इतना लिख लेना, ठीक है ना। तो ये चीज़ याद कर लो, और ये इसके लिए भी अप्लाई होती है, और इसके लिए आपका जो H स्क्वायर होता है वो KH के इक्वल होता है, ठीक है, ये चीज़ आप याद रख लेना, C नहीं आता इस पर। चलें आगे, तो ये मैं आपको क्वेश्चन जिस तरीके से आएंगे वो मैं आपको करवाऊंगी, बट फिलहाल हमें ये कंसेप्ट समझ आना चाहिए कि भाई हाइड्रोलिसिस हम करते हैं तो वहाँ पे एक वीक कंपोनेंट का होना ज़रूरी है, इनकी हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये आपका सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वाला बात है। इसके बाद सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जहाँ पे K आ जाता है
देखो दो तरीके के सॉल्यूशन आयन आपके सॉल्ट्स होते हैं, जो कम्प्लीटली सॉल्युबलाइज कर जाए पानी में और जो स्पैरिंगली सॉल्युबलाइज करेंगे। जो स्पैरिंगली सॉल्युबलाइज करेंगे मतलब वो सॉल्युबलाइज हुए भी हैं और नहीं भी हुए हैं, और हमें इक्विलिब्रियम पढ़ना है। तो जो कम्प्लीटली सॉल्युबलाइज हो गए, रिएक्शन पूरी होगी, हमें तो इक्विलिब्रियम उस पर पढ़ना ही नहीं है। हमें किस पे KSP किसका निकालते हैं, जो स्पैरिंगली सॉल्युबल कंपाउंड्स होते हैं या पार्शियल सॉल्युबिलिटी जो दिखाते हैं, पार्शियल सॉल्युबिलिटी जो दिखाते हैं, है ना, जो पार्शियल सॉल्युबिलिटी दिखाते हैं वो वाले कंपाउंड्स, या फिर वो सॉल्युबलाइज होते ही नहीं है इनसॉल्युबल कंपाउंड्स के लिए हम क्या निकालते हैं, KSP की वैल्यू निकालते हैं। क्लियर हो रहा है, KSP की वैल्यू निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल AgBr, AgCl, ये तो आपके PPTs बनते हैं, सॉल्युबलाइज होते नहीं, या फिर पार्शली AgI पार्शली सॉल्युबल होता है ना, कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं होता। NaCl वगैरह कंप्लीटली सॉल्युबलाइज कर जाते हैं, ये आपके पार्शली सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई सॉल्ट दे दे सच एज 1:1 रेशो का, मतलब कीटाइन और कीटाइन है 1:1 रेशो में, तो AgI है, ये पार्शली सॉल्युबल है, पानी में जाएगा, Ag पॉजिटिव और I माइनस, सॉल्युबिलिटी मतलब आयनाइज करना, इस तरीके से सॉल्युबलाइज हो जाएगा। तो मुझे इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, क्योंकि मैं पानी में इसका सॉल्यूशन में सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट देख रही हूँ, तो मुझे इसका KSP वैल्यू निकालना पड़ेगा। KSP वैल्यू इज एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू, क्योंकि हम सॉल्युबिलिटी देख रहे हैं तो बस KSP उसको लिख देते हैं, ठीक है। अगर इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हम 1 मान ले, ठीक है, तो 1 में से S जाएगा, ये S आपका S सॉल्युबलाइज हो गया, तो S और S बनेगा। क्लियर है। तो इसके लिए KSP वैल्यू क्या हो जाएगी, KSP वैल्यू विल बी इक्वल्स टू AgI की कॉन्सेंट्रेशन और I माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। इसकी तो कॉन्सेंट्रेशन हम लेंगे ही नहीं, क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में है, ये तो सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड की कहाँ पे आप कॉन्सेंट्रेशन पुट करते हो, तो सिर्फ आयंस की ही कॉन्सेंट्रेशन पुट करोगे, S इंटू S। तो इसके लिए KSP क्या है, S², ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है, S²। अगर कोई कंपाउंड है A2B3 टाइप का, आर्सेनिक सल्फाइड ले लेते हैं, है ना, इस तरीके का कंपाउंड है, तो ये सॉलिड स्टेट में, इसकी सॉल्युबिलिटी देखने, इसको पानी में डाला तो इसने क्या करा, इसको आयनाइज करना आना चाहिए, 2As+3 में बनाया, +3S2- में बनाया। अब आपको ये आता है तो आपको बस लिखना आना चाहिए कि ये जब आपका सॉल्युबलाइज होगा तो S से निकलेगा, तो ये 2S बनेगा और ये 3S बनेगा। अब आपका KSP वैल्यू में क्या लिखोगे, इसकी तो नहीं लिखोगे, तो आप आर्सेनिक +3 आयन की कॉन्सेंट्रेशन पावर में स्क्वायर कोई नहीं बोलेगा, इनटू सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन जो स्टोइचियोमेट्री है वो पावर में जाएगी, और ये आप नीचे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बट ये सॉलिड होता है तो इसको आप नहीं लिखोगे। तो KSP वैल्यू मतलब आर्सेनिक +3 की स्क्वायर वैल्यू और H2- का क्यूब वैल्यू। अभी आप देखो ये कितना बना है, 2S बना है तो इसका स्क्वायर, और ये कितना बना है, 3S बना है ना, तो 3S का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो 2 2s are 4 S² और 3 3s are 9 9 3s are 27 S³। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेना, वो आपको KSP वैल्यू में मिल जाएगा। तो यहाँ पे समथिंग 4 × 27 करोगे 108 S5 आएगा, कितना आएगा 108 S⁵, ठीक है। तो आपको KSP देके S भी पूछ सकता है, या फिर S सॉल्युबिलिटी देके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी पूछ सकता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है आते हैं, समझ आ गया। चलिए, इसके बाद आपका आता है कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है। तो कॉमन आयन इफेक्ट बेसिकली क्या होता है, जब भी आप एक वीक इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो, सपोज करो मैंने लिया अमोनियम क्लोराइड, ये तो सॉल्ट हो गया, लेट अस से अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मुझे यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, आपका वीक बेस है, डिसोसिएट करेगा अमोनियम आयन में और OH- आयन्स में, है ना, क्लियर है। अगर आप इसका KSP लिखते तो आप क्या लिखते, ये तो आपका होगा ही नहीं, ये S और ये S, तो KSP = S², बट ऐसा नहीं है। अगर आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड में अमोनियम क्लोराइड डाल देते हो तो ये तो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये पूरा डिसोसिएट करेगा अमोनियम आयन में और Cl- आयन्स में, ये पूरा डिसोसिएट करेगा। सॉल्यूशन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ आपने अमोनियम क्लोराइड डाला, तो ये जो इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, अब अमोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई और ली शार्टले के अकॉर्डिंग जब प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है, जब आपने अमोनियम क्लोराइड डाला तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज कर दे। कैसे, अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है तो वो अच्छे से सॉल्युबलाइज हो रही है,
बट जैसे ही आपने अमोनियम क्लोराइड डाला, इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर गई, क्योंकि अमोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करके रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, तो जो KSP में पहले आप S और S लिख रहे थे, अब यहाँ पे ये S की जगह ये भी कंप्लीट डिसोसिएशन हुआ है, तो KSP में अमोनिया की S+C वाली कॉन्सेंट्रेशन लोगे और ये S लोगे, तो इसकी वजह से क्या है, आपकी अमोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ के रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो ये क्या है, कॉमन आयन इफेक्ट है। ये क्या है, आप एक ऐसा कॉमन आयन डाल देते हो जिसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाती है, तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। समझ आ रही है बात? तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, इसके ऊपर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम करेंगे। अब बात करते हैं बफर सॉल्यूशन की। तो बफर सॉल्यूशन क्या होता है, बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है, ठीक है, जिसका अपना खुद का एक pH होता है। ठीक है, अब आप इसमें OH- डालोगे तो ऑब्वियसली pH वैल्यू बढ़नी चाहिए, है ना, OH- डालेंगे तो pH वैल्यू बढ़नी चाहिए। या फिर इसमें आप H+ आयंस डालते हो बाहर से, एक्स्ट्रा H+ आयंस डालते हो, तो इसकी pH वैल्यू कम होनी चाहिए। हम जानते हैं जब हम एसिड डालेंगे, प्रोटॉन डालेंगे तो pH वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ H+ आयंस। या फिर OH- आयन डालेंगे तो POH बढ़ेगा लेकिन pH कम हो जाएगी, क्योंकि pH + POH इज इक्वल्स टू कांस्टेंट वैल्यू विच इज pKw, है ना। तो यहाँ पे बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है, अगर आप स्मॉल क्वांटिटीज होनी चाहिए, लार्ज क्वांटिटी में ऐसा नहीं है कि इतने सॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा आपने H+ आयंस डाल दिए, नहीं, एक स्मॉल क्वांटिटी, एक रेंज होती है। अगर आप उस स्मॉल क्वांटिटी में H+ या OH- डाल रहे हो तो pH में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। बफर सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन which resists the change in a pH on addition of an acid or a base in a small quantity। तो स्मॉल क्वांटिटी वर्ड इंपॉर्टेंट है जो हम मिस कर देते हैं। ठीक है, तो आपकी बॉडी में, जैसे आपकी बॉडी में जो ब्लड है वो भी एक बफर सॉल्यूशन का ही काम करता है, उसका एक पर्टिकुलर pH है। ठीक है, आप ज़्यादा एसिडिक फूड खा लेते हो तो वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और आपको प्रॉब्लम करता है, बट बाकी आपका ब्लड एक बहुत ही बढ़िया बफर का काम करता है। ठीक है, आपने एक ग्लास कोल्ड ड्रिंक पी, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप 10-12 ग्लासेस कोल्ड ड्रिंक पी जाते हो या चॉकलेट खा जाते हो या एसिडिक फूड होते हैं, तो तब आपको दिक्कत होती है। ठीक है, बट अगर आप स्मॉल क्वांटिटीज में खा रहे हो या पी रहे हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? तो pH क्या है, pH एक ऐसा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन की वैल्यू, सॉरी बफर क्या है, बफर एक ऐसी चीज़ है जो आपके बेसिकली सॉल्यूशन में pH का चेंज रेजिस्ट करता है, नहीं करना चाहता pH के चेंज, pH में वैल्यू का चेंज नहीं करना चाहता। ठीक है, एंड अगर आप स्मॉल क्वांटिटी में एसिड या बेस डाल रहे हो, सो अ सॉल्यूशन विच रेजिस्ट द चेंज इन अ pH ऑन डाइल्यूशन और एडिशन, डाइल्यूशन करते वक्त भी या फिर एडिशन करते हो तो स्मॉल एसिड या स्मॉल बेस क्वांटिटी में डालते हो तो वो pH में चेंज नहीं करना चाहता, वो बफर सॉल्यूशन होता है। सो रेजिस्टिंग द चेंज इन pH ऑफ अ बेस इज नोन एज अ बफर। अच्छा, जो वो एक्शन दिखा रहा है बफर सॉल्यूशन की तो हमने बात कर ली, जो रेजिस्ट वो कर रहा है, जो pH में चेंज वो नहीं लेके आ रहा, उसे हम बफर एक्शन बोलते हैं। उस बफर सॉल्यूशन का बफर एक्शन वो दिखाते हैं। दो तरीके के बफर सॉल्यूशन होते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक बफर सॉल्यूशन और बेसिक बफर सॉल्यूशन। तो एसिडिक बफर सॉल्यूशन जो होता है वो आपका वीक एसिड होता है, वीक एसिड से मिलके बनता है, और आपका सॉल्ट एक सॉल्यूशन में क्या होता है, बफर सॉल्यूशन में क्या होता है, एक एसिड होता है। एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होगा, एसिडिक बफर में एक एसिड होगा, ठीक है, और एक उसका सॉल्ट होगा। बट द कंडीशन इज कि जो एसिड होना चाहिए तो एक वीक एसिड होना चाहिए, और जो सॉल्ट उसके साथ होना चाहिए वो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट होना चाहिए। ये आपका एसिडिक बफर होता है। और बेसिक बफर क्या होता है, यहाँ पे बेस होना चाहिए और सॉल्ट होना चाहिए उसके साथ में, है ना। तो जो सॉल्ट होता है वो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ वीक एसिड अगर आपका मिक्सचर है किसका, एसिडिक एसिड का, ठीक है, इक्विमोलर मिक्सचर है एसिडिक एसिड का, और एक सॉल्ट लिया, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड वाला सॉल्ट मतलब सोडियम एसिटेट लिया, तो इन दोनों को अगर ये इक्विमोलर मिक्सचर है या आपके सिमिलर क्वांटिटीज में प्रेजेंट है तो एक बफर का काम करते हैं। बफर एक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है, ये pH का चेंज रेजिस्ट करेंगे, ठीक है ना। सो यहाँ पे अगर आपके पास, इसको आप बना भी सकते हो, आप या तो इसका सपोज करो 5 मोलर आपने ले लिया एक जगह, और उसी सॉल्यूशन के अंदर आपने CH3CO- Na+ सॉल्ट बना के डाल दिया 5 मोलर, तो ये इक्विमोलर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है या फिर सिमिलर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, ये अपने आप में एक बफर का काम कर रहा है।
ये डायरेक्ट बफर बोले जाते हैं, जहाँ पे आप डायरेक्टली सॉल्ट को एक वीक एसिड में डाल रहे हो, डायरेक्ट एडिशन कर रहे हो। क्लियर है? अगर मैं बात कर रही हूँ आपके पास एसिटेट आयंस, एसिटिक एसिड है ना, एसिटिक एसिड है, इसमें NaOH डाल रहे हो, तो आपको पता है सॉल्ट तो बन ही जाएगा, सॉल्ट तो बन ही जाएगा, सोडियम एसिटेट तो बन ही जाएगा, है ना, ये तो बन ही जाएगा। बट पॉइंट इज कि जब ये बनेगा तो ये खत्म हो जाएगा और ये रह जाएगा। लेकिन अगर आप बफर क्रिएट करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, इसको एक्सेस में ले लो, एक्सेस में ले लो, इसको लिमिटिंग क्वांटिटी में ले लो, है ना, तो ये आपका सॉल्ट बनेगा। तो ये जो बन जाएगा, अगर ये एक्सेस में तो ये भी बच जाएगा, जब ये और ये दोनों ही प्रेजेंट होंगे सॉल्यूशन में तो वो बफर बोला जाएगा। ऐसे ही हमारा वीक बेस और सॉल्ट का जो आपको स्ट्रॉन्ग एसिड का जो सॉल्ट बनता है और वीक बेस से मिलता है तो वो क्या बोला जाता है, बेसिक बफर बोला जाता है। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, तो ये बेसिक बफर है। अब इसका जो बफर एक्शन है वो मैं आपको समझाऊंगी एक न्यूमेरिकल के थ्रू, ठीक है, जो हम क्वेश्चन के प्रैक्टिस में करेंगे। बट यहाँ पे आपके सारे बेसिक इंट्रोडक्शन खत्म हो गए हैं, ठीक है। एक बफर कैपेसिटी और पढ़ लो। सो बफर कैपेसिटी क्या होती है, इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन एसिड और अ बेस एडेड पर लीटर ऑफ अ बफर टू चेंज द पीएच वैल्यू। वो क्वांटिटी एसिड की या बेस की जब आप उसमें डालते हो एक बफर सॉल्यूशन में, उससे वैल्यू चेंज कर जाती है। वो मैक्सिमम वैल्यू जब तक चेंज नहीं हो रहा और उसके जस्ट बाद जो चेंज हो जाता है एसिड या बेस डालने से, उसे क्या बोलते हैं, बफर सॉल्यूशन, बफर कैपेसिटी बोलते हैं। सपोज करो एक आपके पास बफर सॉल्यूशन है ना, बफर सॉल्यूशन, आप इसमें 0.2 मोलर HCl डाला, नो चेंज, 0.3 मोलर डाला, नो चेंज। बट जैसे ही 0.31 मोलर डाला तो पीएच में चेंज आ गया। तो 0.31 मोलर क्या है, उसकी बफर कैपेसिटी है, मैक्सिमम कैपेसिटी जब तक चेंज नहीं हो रहा और इसके जस्ट बार डालने से चेंज हो गया, वही आप ऑब्जर्व करते हो, तो वो उसकी बफर कैपेसिटी है सॉल्यूशन की, ठीक है। तो बफर एक्शन वगैरह मैं एक न्यूमेरिकल से समझाऊंगी तो बहुत अच्छे से आपको चीज़ें समझ आएंगी, जो हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जो आपका जल्दी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सारी बेसिक इंट्रोडक्शन वाली पार्ट हमने बेसिकली कर लिया है। अभी चैप्टर में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत तगड़ी करनी है, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में क्वेश्चंस नहीं करें ना तो दिक्कत आएगी। तो सबसे पहले तो आपको एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन बैंक मिलेगा, इसके बाद, ठीक है, एक बार पी ब्लॉक और हम खत्म कर लें, उसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपको मैं करवा दूंगी, बैक एक्सरसाइज, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम दोनों से ही हम यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद उसी में मैं आपको बफर एक्शन समझा दूंगी एक न्यूमेरिकल के थ्रू, जो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। चलिए, सो विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट टाइम।